भारतीय दहशतगर्द। ये जंग नजर नहीं आती लेकिन लड़ी जा रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों की साजिश, दहशतगर्द तंजीमों के खतरनाक मंसूबे और एक मर्द मुजाहिद की जुर्रतमंदाना जवाबी कार्रवाइयाँ। दुश्मन जहाँ भी होगा हम वहाँ पहुँचेंगे। भारतीय दहशतगर्द। सुबह के वक्त भी आसमान पर हेलीकॉप्टरों के चक्कर लगाने की आवाज सुनाई देती रही। जब बाहर दिन की रोशनी फैल गई तो हमने पत्थर की सिल को वापस शगाफ के ऊपर जमा दिया। अंदर की फजा एक बार फिर हब्स आलूद हो गई, लेकिन ये हब्स हमें इसलिए भी गवारा करना पड़ रहा था कि इसकी वजह से हम दोनों की जान बची हुई थी। मुझे मालूम था कि माधवी सुबह 9 बजे दफ्तर आ जाती है। मुमकिन था कि शायद वो दिन में किसी वक्त इस तरफ चक्कर लगाए, क्योंकि उसे मालूम था कि हम चट्टानों वाली गार में रात भर से बंद हैं। हमें प्यास लग रही थी। कैप्टन जमशेद कहने लगा, मैं बाहर जाकर कहीं पानी तलाश करता हूँ। मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि हम अभी तक एलोर के जजीरे पर ही थे और जेल की चार दीवारी से ज्यादा दूर भी नहीं थे। रात को जेल की पुलिस कैप्टन जमशेद की तलाश में इस तरफ 2-3 बार आ चुकी थी। हमें पुलिस के संतरियों की आवाजें सुनाई दी थी। ऐन मुमकिन था कि इस वक्त भी समुद्री चट्टानों में पुलिस के संतरी हमारी खोज में लगे हुए हों। अगरचे मेरी कमीज पर जेल के किचन के मुलाजिम का शनाख्ती कार्ड था, मगर मेरी शक्ल उन लोगों के लिए अजनबी थी और मुझे पकड़कर वो पूछगिछ कर सकते थे और उन पर फौरन मेरा भेद खुल जाता। इस वजह से मैं भी बाहर नहीं निकल रहा था। दिन गुजरता चला गया। कैप्टन जमशेद की जिस्मानी हालत भारतीय पुलिस की अजियतें सहने से कमजोर हो रही थी। प्यास की वजह से वो निढाल होने लगा था। मुझे तो प्यास और भूख ज्यादा से ज्यादा बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग मिली हुई थी। एक बार मैंने सिल थोड़ी सी हटाकर बाहर देखा तो मालूम हुआ कि सूरज सर के ऊपर आ चुका था। इसका मतलब था कि दिन आधा गुजर गया था। कैप्टन जमशेद भी बड़े सब्र का मुजाहरा कर रहा था। प्यास से उसकी आवाज कमजोर और खुश्क हो गई थी। गार के अंदर अंधेरे में हम एक दूसरे की आवाज ही सुन सकते थे। इतनी देर तक अंधेरे में रहने से हमें अब एक दूसरे की शक्लों के धुंधले धुंधले खाके भी दिखाई देने लगे थे। दिन का दूसरा पहर भी गुजर गया। भूख और प्यास की वजह से मुझे भी कमजोरी का एहसास होने लगा। तीसरा पहर गुजर रहा था कि हमें ऊपर जमीन पर किसी के कदमों की चाप सुनाई थी। कैप्टन जमशेद ने खुश्क आवाज में कहा, कोई आ रहा है। चाप की आवाज ऐसी थी जैसे कोई छोटे छोटे कदम उठाता आ रहा हो। ये आवाज हमारे सरों के बिल्कुल ऊपर जमीन पर आकर रुक गई। फिर जैसे कोई 2 कदम पीछे की तरफ चला और फिर रुक गया। 1-2 सेकंड की खामोशी छा गई। उसके बाद उसने पत्थर की सिल पर ठक ठक की। मेरा दिल खुशी से उछल पड़ा था। मैंने कैप्टन जमशेद से कहा, ये माधवी ही हो सकती है, तुम यहीं ठहरो। अगर आप इससे रिलेटेड मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं तेजी से गड्ढे में आ गया और ऊपर सिल को तकने लगा। सिल आहिस्ता से एक तरफ खिसकी और अंदर दिन की रोशनी की किरणें आने लगी। फिर मुझे माधवी की सरगोशी नुमा आवाज आई। उसने मेरा नाम लेकर मुझे आवाज दी थी। मैंने जल्दी से मुंह ऊपर करके कहा, मैं अंदर हूँ। कैप्टन भी मेरे साथ ही है। पत्थर की सिल एक तरफ को थोड़ा सा और सिरकी और माधवी ने एक थैला अंदर लुढ़का दिया और कहा, मैं फिर आऊंगी, अभी बाहर ना निकलना। और वो सिल शगाफ के मुंह पर रख कर चली गई। मैं थैला लेकर अंधेरे में कैप्टन जमशेद के पास आ गया। मैंने थैले में हाथ डाला और एक एक करके चीजें बाहर निकालने लगा। सबसे पहले एक लंबी थर्मस निकली जो ठंडे पानी से भरी हुई थी। मैंने थर्मस खोलकर कैप्टन जमशेद को दी और कहा, पानी के सिर्फ 3 घूंट पीना। कैप्टन जमशेद ने 3 घूंट ही पिए। मुझे उसके घूंट भरने की आवाज आती रही। 3 घूंट पानी मैंने भी पी लिया। पानी ने जिस्म में जाकर उसे सैराब कर दिया। दूसरी चीजें जो थैले में से निकली थी वो ये थी, एक प्लास्टिक का गोल डिब्बा, एक टार्च, एक माचिस और मोमबत्ती का एक पैकेट। मैंने टार्च रोशन कर दी। गार में हमारे दरमियान रोशनी हो गई। मैंने प्लास्टिक का डिब्बा खोला। वो चावलों की गर्म खिचड़ी से भरा हुआ था। हमने थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खा ली। कैप्टन ने कहा, टार्च बुझा दो, मोमबत्ती रोशन कर लेते हैं। मैंने टार्च की जगह मोमबत्ती रोशन कर ली। पिटसन का थैला सामने पड़ा था। कैप्टन ने कहा, इसमें कोई और चीज नहीं है क्या? मैंने कहा, बस यही चीजें हैं। मैंने यूं ही तसल्ली के लिए थैले के अंदर हाथ डाला तो मुझे अंदर तय किया हुआ एक कागज मिला। मैंने जल्दी से कागज निकाल कर खोला।
ये माधवी का अंग्रेजी में लिखा हुआ खत था। उसने लिखा था, यहाँ कैप्टन के फरार और 2 संतरियों के कत्ल के बाद सिक्योरिटी इस कदर सख्त कर दी गई है कि कोई परिंदा भी उड़कर बाहर नहीं निकल सकता। तुम्हारे यहाँ से निकलने की एक ही सूरत है जो मैं तुम्हें लिख रही हूँ। जहाँ तुम छुपे हुए हो, यहाँ से समुद्री चट्टानों के साथ साथ अगर तुम बाएं जानिब जाओगे तो तुम्हें जेल के गार्ड की रोशनियां नजर आएंगी। उस गार्ड पर कोस्टल गार्ड्स की 7 बोटें जो लंबी कश्तियों की शक्ल में हैं, किनारे पर खड़ी मिलेंगी। ये खास किस्म की कश्तियां हैं, उनमें मोटरें भी लगी हैं, मगर तुम मोटर स्टार्ट नहीं करना। आधी रात के बाद तुम गार में से निकलकर उन कश्तियों में से एक कश्ती को कब्जे में लेकर उसके जरिए समंदर पार करके साहिल पर पहुंच सकते हो। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उन मोटर कश्तियों में एक खास बात यह है कि उसके पैंदे और 2 पहलुओं में फौलादी कांटे बाहर को निकले हुए हैं, जिनकी वजह से समुद्री शार्कें उन पर हमला नहीं करती। अगर तुम ये खतरा मोल ले सकते हो तो तुम्हारा जेल के जजीरे से फरार मुमकिन है, वरना तुम्हारा यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अगर तुम आज रात किसी तरह साहली गार्ड्स की कश्ती लेकर समंदर पार कर जाओ तो कैप्टन को साथ लेकर सीधा अपने साथी के घर पहुंच जाना। मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। ये खत कैप्टन जमशेद ने भी पढ़ा। खत के नीचे माधवी ने अपना नाम नहीं लिखा था। कैप्टन जमशेद खत पढ़कर कहने लगा, इस औरत ने हमें रास्ता दिखा दिया है। अब ये हमारी हिम्मत पर मुनहसर है कि हम इस रास्ते पर चल सकते हैं या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, किसी दूसरे ख्याल का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमें हर हालत में इसी स्कीम पर अमल करना होगा और आज ही रात को अमल करना होगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। क्या तुम ये खतरा मोल लेने के लिए तैयार हो? ये कैप्टन जमशेद वाकई दिलेर जवान था। कहने लगा, तुम मुझे अपने से 2 कदम आगे पाओगे। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं दोस्त, आगे नहीं, तुम मुझसे 2 कदम पीछे रहोगे। मैंने माधवी के खत को इस तरह से फाड़ा कि उसके छोटे छोटे पुर्जे बन गए। मैंने उन पुर्जों को मिट्टी में दबा दिया। अब हम आधी रात का इंतजार करने लगे। मैंने शाम का अंधेरा होते ही सिल को थोड़ा सा एक तरफ हटा दिया था। हम सिल के नीचे गड्ढे में आकर बैठ गए। थर्मस का सारा पानी हमने खत्म कर दिया था। डब्बे के चावल भी खत्म हो गए थे। हमने मोमबत्तियों का पैकेट, खाली डिब्बा और थर्मस वहीं गार में छोटा सा गड्ढा खोदकर उन्हें जमीन में दबा दिया। जब हमारे ख्याल और अंदाजे के मुताबिक आधी रात गुजर गई तो हम गड्ढे से बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही हम समंदर में चट्टानों की तरफ चलने लगे। समंदर का पानी हमारे घुटनों तक था। मुझे हमारे घुटनों को छूकर हमें डगमगाती हुई साहली चट्टानों की तरफ निकल रही थी। हमने माधवी की हदायत के मुताबिक दूर से जेल की गार्ड की रोशनियां देखकर उसी तरफ चलना शुरू कर दिया। वॉच टावर की सर्च लाइटों की रोशनियां जेल की दीवार के अंदर और बाहर पड़ के आगे पीछे हरकत कर रही थीं, लेकिन वो हमसे काफी दूर थीं और हम रात के अंधेरे में चल रहे थे। गार्ड की रोशनियां करीब आती जा रही थीं। कुछ कश्तियां साहली समंदर पर एक कतार में लगी हुई थीं। अब हम बड़े मोहतात होकर आगे बढ़ रहे थे। कश्तियों के करीब एक इंसान टहल रहा था। कैप्टन जमशेद ने कहा, ये कोस्ट गार्ड का संतरी है। वहाँ कोई आड़ नहीं था। करीब जाने पर हम संतरी को नजर आ सकते थे। मैंने कैप्टन को बैठने का इशारा किया और खुद भी साहल की रेत पर बैठ गया। मैं गार्ड संतरी की नकलो हरकत को बड़े गौर से देख रहा था। वो चंद कदम चलकर आखिरी कश्ती के करीब आता, वहाँ से 2-3 सेकंड के लिए रुकता और फिर वापस चल पड़ता। मैंने सरगोशी में कैप्टन जमशेद से कहा, यहाँ सिर्फ एक ही संतरी पहरे पर है, दूसरा संतरी नजर नहीं आ रहा। तुम इसी जगह बैठे रहो, मैं उसे जाकर काबू करता हूँ। कैप्टन ने कहा, रिवॉल्वर निकाल कर हाथ में ले लो। मैंने आहिस्ता से कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, और मैं रेत पर लेटकर रेंगने लगा। मैं कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। ये बड़ा नाजुक मकाम था। जरा सी गलत हरकत गार्ड को होशियार कर सकती थी और हमारे फरार के मंसूबे पर पानी फिर सकता था और हम दोनों को मौत के मुंह में धकेल सकती थी। आसमान पर बादल जमा हो रहे थे, जिसकी वजह से सितारों की जो धुंधली धुंधली रोशनी समंदर पर फैली हुई थी वो भी गायब हो गई और अंधेरा गहरा हो गया। मैं भी यही चाहता था, फिर भी मैं बेहद मोहतात होकर रेंग रहा था। मैं संतरी के इतने करीब पहुंच गया कि मुझे उसके कंधे पर रखी हुई राइफल साफ नजर आ रही थी। गार्ड संतरी ऊपर से टहलता हुआ आखिरी कश्ती की तरफ आ रहा था। हमें उसी आखिरी कश्ती की जरूरत थी। संतरी आखिरी कश्ती के करीब आया तो मैंने अपना सर नीचे करके रेतली जमीन के साथ लगा दिया। गार्ड आखिरी कश्ती के करीब आकर रुक गया। मेरा ख्याल था कि वो अपनी रूटीन के मुताबिक वहाँ 2-3 सेकंड रुक कर वापिस चला जाएगा, लेकिन वो वापस मुड़ने की बजाय कश्ती के बाहर निकले हुए तख्ते पर बैठ गया।
फिर उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगा लिया। मैं जमीन के साथ लगा औंधा पड़ा हुआ था और गर्दन को उठाए बगैर उसकी तरफ देख रहा था। अजीब मुश्किल सूरत हाल बन गई थी। कोई पता नहीं था कि ये शख्स वहाँ कब तक बैठा रहेगा। इस बात का शदीद खतरा था कि अगर उसकी निगाह मुझ पर पड़ गई तो सारा काम चौपट हो जाएगा। वो यकीनन राइफल का फायर कर देगा और दूसरे गार्ड और पुलिस फौरन वहां पहुंच जाएगी। संतरी पत्थर का भूत बनकर कश्ती के तख्ते पर बैठा मजे से सिगरेट पी रहा था। मैंने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। कैप्टन जमशेद मुझे नजर नहीं आ रहा था। मुझे बहरहाल उस गार्ड संतरी के वहां से वापस जाने का इंतजार करना था। आखिर खुदा खुदा करके संतरी ने सिगरेट फेंका और उठ खड़ा हुआ। उसने समंदर की तरफ एक निगाह डाली और सुस्त कदम उठाता वापस चल पड़ा। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया और जितनी तेजी से रेंग सकता था रेंगता हुआ आखिरी कश्ती की ओट में छुप कर बैठ गया। मैं अंधेरे में था। गार्ड संतरी 10-12 कदम चलने के बाद वापस मुड़ा और मेरी तरफ आने लगा। मैंने एहतियातन जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले लिया था। मुझे मालूम था कि रिवॉल्वर पर साइलेंसर लगा हुआ है और मैं बड़ी आसानी के साथ गार्ड को हलाक कर सकता हूँ। लेकिन जैसा कि आप मेरी तरबियत से वाकिफ हो चुके हैं, मैं भला जरूर किसी को हलाक करने के खिलाफ था। जहाँ पिस्तौल का फायर किए बगैर काम निकल सकता हो वहाँ मैं फायर करने से गुरेज करता था। ये मकाम भी ऐसा ही था। गार्ड संतरी आखिरी कश्ती के पास पहुंचकर 1-2 सेकंड के लिए रुका। मैंने अपना सांस रोक लिया। समंदर में और समंदर के साहल पर अंधेरा और खामोशी छाई हुई थी। उस खामोशी में सिर्फ समंदर की लहरों का हल्का हल्का शोर मुखिल हो रहा था। संतरी गार्ड मुझसे 3-4 कदमों के फासले पर था। वो मुड़कर वापस चलने लगा। अब मैं उसे ज्यादा मोहलत नहीं देना चाहता था। जैसे ही उसने वापस मुड़ने के बाद एक कदम उठाया, मैंने कश्ती की ओर से निकलकर उस पर छलांग लगा दी। उसकी बंदूक हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। मैं यही चाहता था। मैंने उसकी गर्दन में बाजू डालना चाहा, लेकिन वो तड़प कर मेरी गिरफ्त से निकल गया और बंदूक की तरफ दौड़ा। उससे पहले कि मैं दूसरी बार उसको काबू में करता, उसने मेरे देखते देखते बंदूक उठा ली। मैंने रिवॉल्वर से उस पर 2 फायर कर दिए। दोनों गोलियां उसके पेट में लगी। वो गिर पड़ा। मैंने दौड़कर उसके हाथ से बंदूक पकड़कर दूर फेंक दी और झुककर उसे देखा। ये एक नौजवान लड़का था। उसकी आंखें चढ़ गई थी। मुझे उसकी मौत का अफसोस हुआ, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। पेट में गोली लगे तो उसका आधा रद्द-ए-अमल ये होता है कि जिस्म सुन्न हो जाता है। उसके बाद शदीद दर्द होने लगता है। पेट में गोली या चाकू का जख्म आदमी को माही बेआब की तरह तड़पाता है। संतरी गार्ड का भी यही हाल हो रहा था। पहले तो उसका बदन बिल्कुल बेहिस हो गया था। उसके बाद वो पेट को पकड़कर तड़पने लगा। उसके हलक से 1-2 आवाजें निकली तो मैंने तीसरा फायर उसके दिल पर किया। उस फायर ने उसे बेजान कर दिया। मैं दौड़कर कैप्टन जमशेद के पास गया और उसे अपने पीछे आने का इशारा किया। हम आखिरी कश्ती के पास गए। मैंने कश्ती को खोला। कैप्टन जमशेद कश्ती में बैठ गया। कश्ती पानी में हिचकोले खा रही थी। उसके पीछे मोटर लगी थी, मगर मैंने उसको बिल्कुल न छेड़ा। उसमें 2 लंबे लंबे चप्पू पड़े थे। मैंने चप्पू संभाल लिए और उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चलाता कश्ती को किनारे की तरफ से खुले समंदर की तरफ ले जाने लगा। एक मौज दूर से आकर कश्ती से टकराई। कश्ती मौज के ऊपर चढ़ गई और फैलकर दूसरी तरफ चली गई। तो ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपना इजहार ख्याल ज़रूर पेश करें। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें।